आज के दिन की शुभकामनाएं। मैं आपका होस्ट और दोस्त पुलकित अग्रवाल। सो ये हम लोग के क्लास 10 के ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर का एप्लीकेशन पोर्शन है। ठीक है, एप्लीकेशन मतलब जैसे हम बचपन से एक ही बात सुनते आ रहे, जब मैं भी स्टूडेंट था। ठीक है, सबसे बड़ा क्वेश्चन माथा में एक ही चीज़ रहता था कि हम लोग पढ़ क्यों रहे, व्हाट आर दी रीजंस, व्हाई आर वी स्टडिंग, क्या कारण है, क्यों पढ़ रहे हैं, कभी काम आएगा। तो ये जो एप्लीकेशन वर्ड है ना, वो आपको समझाना चाहता है कि जो आप चैप्टर पढ़े हैं अभी तक, उसका रियल लाइफ में क्या काम है, असल दुनिया में इसका क्या काम है, ट्रिगोनोमेट्री का जो हम लोग यूज करना सीखेंगे। ठीक है, मैं आपको स्टार्टिंग में भी समझा चुका हूँ। ये उन लोगों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, उनके लिए तो डेफिनेटली है, उनके लाइफ में तो ये हमेशा रहेगा। या फिर आप थोड़ा सा आर्किटेक्चर पोर्शन में भी जाएंगे तो उसमें भी ये कनेक्टेड रहेगा। ये दोनों के लिए तो मस्ट है। बाकी बेसिक नॉलेज आपको भी थोड़ी होनी चाहिए, नहीं तो आप सोचिए अगर आपके घर का सीढ़ी 30 डिग्री के एंगल पे चढ़ रहा होगा और किसी के घर का सीढ़ी 60 डिग्री के एंगल पे चढ़ रहा होगा, तो आप सोचिए आपको किसमें मेहनत ज़्यादा होगा, मेहनत कम होगा। तो जब आप अपने घर पे फोकस करते हैं, या समझ लीजिए आप अपने ही घर का कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं कोई रीज़न से, तो आप हमेशा फोकस करेंगे कि सीढ़ी का लेंथ 45 डिग्री के ऊपर नहीं जाए, क्योंकि फिर आपको चढ़ने में मेहनत होगा। तो ऐसा नहीं है कि ये आप तो ईटा पत्थर लेके नहीं बनाएंगे, बट आप तो एक बात बोल सकते हैं ना कि अगर आप 60-75 डिग्री के ऊपर सीढ़ी का इंक्लाइनेशन रखेंगे तो सोचिए आपको चढ़ने में कितना मेहनत होगा। तो अगर आप 30 से 50 के डिग्री के बीच में रखते हैं, दैट इज द परफेक्ट। ठीक है, आप नोटिस कीजिएगा जिस बिल्डिंग का सीढ़ी पतला होता है आपको चढ़ने में भी मजा आता है। ठीक है ना, जो ऐसे इंक्लाइन में रहता है। तो दूसरा चीज, अब अगर आप नोटिस करेंगे जब आप फ्लाईओवर बनवाते हैं, रियल लाइफ में जो गवर्नमेंट बनाती है फ्लाईओवर, अगर उस पर दो स्टैंड है तो फ्लाईओवर थोड़ा टेढ़ा दिखता है, स्ट्रेट नहीं दिखता है। बट यही अगर आप कोई रास्ता में ऊपर में फ्लाईओवर बनवा रहे हैं, ये पानी के ऊपर है या बड़ा फ्लाईओवर है जिसमें दो ही खंबे हैं, एक स्टार्टिंग में और एक अंत में। ठीक है, अब अगर आप एक फ्लाईओवर बना रहे हैं जहाँ पे गाड़ियाँ जाएगी, ठीक है, एकदम बेसिक फ्लाईओवर जो कनेक्ट करता है आपको, ठीक है, तो आप नोटिस करेंगे वो हमेशा स्ट्रेट रहता है। वो ऐसा नहीं है कि थोड़ा जगह चलो ऊपर कर देते हैं, थोड़ा जगह थोड़ा नीचे कर देते हैं। वो बस जब चढ़ता है तब थोड़ा सा आपका इंक्लाइन रहता है, और जब उतरता है तब इंक्लाइन रहता है, उसके बाद पूरा स्ट्रेट रहता है। बट ये जो दो पोल्स पे खड़े होते हैं वो कभी स्ट्रेट नहीं रहता, वो ऐसा ही टेढ़ा रहता है। तो ये जब आप बना रहे हैं तो आपको नोटिस करना होगा कि जब आपको नीचे का ग्राउंड सरफेस है वो कभी कभी पूरा स्ट्रेट नहीं हो सकता। ठीक है, बट आपको ये याद रखना है कि ये 90 डिग्री इंक्लाइनेशन पे ही रहना चाहिए, वरना सड़क नहीं बन पाएगी जो हवा पे आप बनाने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो इन केस अगर यहाँ पे थोड़ा सा जमीन उठा हुआ है तो आपको ये पिलर से एडजस्ट करना होगा, या फिर उस जगह पे नहीं बनाना होगा। बट इसको आपको 90 डिग्री ही माफ कीजिएगा, 90 डिग्री ही रखना होगा। तो ये सब चीजें जब आप बनवा रहे होते हैं तो सिविल इंजीनियर्स फोकस करते हैं। तो इनके आप बोलेंगे मैं तो नहीं बन रहा सिविल इंजीनियर, बट समझ लीजिए आपको कोई गवर्नमेंट जॉब मिलता है, ठीक है, और आप वो गवर्नमेंट जॉब क्रैक कर लेते हैं, उसके बाद आपको पोस्टिंग किया जाता है ये रेलवेज एंड रोड्स ब्रिजेस वगैरह में। तो आप जब बनाएंगे आपको ये चीज़ का ज्ञान नहीं रहेगा तो इंजीनियर आपको बेवकूफ़ बना सकते हैं, और अगर कुछ भी ब्रिज को होगा तो इंजीनियर हाथ खड़ा कर देंगे और सारा ब्लेम गवर्नमेंट पे आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें एक परफेक्ट नॉलेज होने के लिए बहुत मैटर करती है। ठीक है ना, तो ये सब चीज जब आप फोकस करेंगे तो ये आपको किस में मिलेगा, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री में, जिसका दूसरा नाम कहीं कोई बहुत सारे बुक्स में इसको हाइट्स एंड डिस्टेंस बोला गया है, बट एनसीईआरटी ने इसको बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट में लिखा है, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। क्योंकि हम सारा ट्रिगोनोमेट्री का एप्लीकेशन डिस्कस नहीं कर रहे, तो सम एप्लीकेशन। हमारे चैनल का नाम क्या है, टू ज्ञानम, जिसपे आप इसी तरह के रियल फैक्ट्स रिलेट कर सकते हैं जब आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं। रियल फैक्ट्स जानने से क्या फ़ायदा होता है कि हाँ आप थोड़ा दिमाग लगाना चाह सकते हैं, थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है। देखिए पढ़ना आपको भी है, पढ़ना मुझे भी था उस समय। मैं भी उस समय अगर चाहे तो माथा फोड़ सकता था कि क्यों पढ़ रहा हूँ, थोड़ी ना मैं जाके बिल्डिंग बनाऊंगा, थोड़ी ना मैं जाके क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करके कुछ ज़िंदगी में करूँगा। बट अगर आप इस चीज़ को इंटरेस्ट के हिसाब से लेंगे तो क्या पता आपका मार्क्स भी अच्छा आ जाए, और एटलीस्ट आपको क्लास 10 तक तो सर्वाइव करना ही है मैथमेटिक्स लेके। इंडिया में अभी तक कोई रूल नहीं मिला है जहाँ पे मैं सुना हूँ कि 10 के पहले आप मैथ्स ड्रॉप कर सकते हैं। हालांकि सिचुएशन देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि 8 हाईएस्ट मैथ्स होगा, उसके बाद ड्रॉप हो जाएगा। बट कोई बड़ा बात नहीं है, 2-3 साल बाद अगर 8 तक करेगा मैथ्स तो सिलेबस 8 में शिफ्ट कर दिया जाएगा ट्रिगोनोमेट्री, क्योंकि जो आपको बेसिक्स पढ़ाना है वो थोड़ा बहुत तो पढ़ाया ही जाएगा।
तो हमारे चैनल का नाम है टू ज्ञानम, जहाँ पे आप 7 से 10 के वीडियोस देख सकते हैं रिलेटेड टू मैथ्स और बायोलॉजी, जो कि अभी के समय के लिए है। फ्यूचर में आगे और फोकस किया जाएगा सब्जेक्ट्स पे भी और क्लासेस पे भी। मैं आपको अभी कौन से क्लासेस का पढ़ा रहा हूँ, क्लास 10 का। और अभी 10 के पोर्शन में क्या चल रहा है, ट्रिगोनोमेट्री। आज आपका ट्रिगोनोमेट्री कंप्लीट हो जाएगा हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में। तो फिर मैं इसके बाद दूसरे चैप्टर्स में जाऊंगा। इन केस अगर आप कमेंट सेक्शन में बताना चाहे कि आपको कौन सा वीडियोस देखना है, तो वो भी बहुत हेल्पफुल होगा मेरे लिए। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं उसी के ऊपर वीडियोस बनाना चालू करूंगा। लाइक फॉर एग्जांपल मुझे नेक्स्ट बनाने का मन कर रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे, बट क्वाड्रेटिक चालू करने के पहले मुझे नंबर्स चालू करना होगा, तो मैं नंबर सिस्टम चालू करूंगा। तो जब मैं ये वाली वीडियोस चालू करेंगे, तो आपके कोई अगर रिलेशन में हो जो गवर्नमेंट एग्जाम दे रहे हो, तो उन्हें भी ये वीडियो जरूर देखने बोलिएगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके गवर्नमेंट एग्जाम्स में भी है। ठीक है, ये कभी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा जिंदगी में। ठीक है, आगे बढ़ते हुए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए कॉन्सेप्ट्स में आते हैं। तो जब भी आप हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ रहे हैं, तो दो चीज से मतलब क्या हो जाता है, एक हो जाता है ये हो गया आपका पिलर का हाइट, और ये हो गया आपका पिलर से डिस्टेंस। यहाँ पे कौन खड़ा है, यहाँ पे पुलकित सर खड़े हैं। ठीक है, इन लोगों के हिसाब से ये जो जमीन है, मेरे जमीन पर ही मेरी आंखें हैं। ठीक है ना, और मैं यहाँ पे एक बिल्डिंग को देख रहा हूँ जिसका हाइट एक्स दे रखा है, और बिल्डिंग से मेरा दूरी वाई दे रखा है। ये हो गया आपका 0, बिल्डिंग का फुट। तो इसको हम लोग नाम देते हैं फुट ऑफ द बिल्डिंग। आप जब भी वर्ड सुनेंगे यहाँ पे लिखा होगा फुट ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है, ये आपका फुट ऑफ द बिल्डिंग से डिस्टेंस हो गया, और यहाँ पर आपकी आंखें। अब ये थोड़ा सा अनरियलिस्टिक लगता है मुझे कभी कभी। क्यों? क्योंकि अगर ये जमीन है तो आपकी आंखें जमीन के अंदर तो नहीं हो सकती ना, क्योंकि आप जिस हिसाब से देख रहे हैं ऐसा लग रहा है जमीन में आपकी आंखें। तो ये रियलिस्टिक नहीं होता। अगर जब तक कुछ भी नहीं लिखा हो तो आपको यही समझना है कि यहाँ पे आपकी आंखें। बट अगर बोल दिया कि पुलकित अग्रवाल 1.5 मीटर टॉल, मैं अपने मन से बोल रहा हूँ, पता नहीं 1.5 मीटर कितना हो गया, लगभग मैं 2 मीटर हो सकता हूँ, 2 से 2.5 इतने मीटर के बीच में हूँ मैं। ठीक है, तो 2 मीटर का पुलकित अग्रवाल खड़ा है और हाइट बिल्डिंग को देख रहा है, टॉप को। तो आप बताइए बिल्डिंग का हाइट कितना होगा जब उसकी दूरी 10 मीटर होगी बिल्डिंग के जमीन से, बिल्डिंग के फुट से। तो अगर ये 2 मीटर ऐसा बोल दिया कि पुलकित का हाइट है, तो आपको 2 मीटर एक्स्ट्रा लेना होगा, क्योंकि आपकी आंखें यहाँ पर है, आपकी आंखें यहाँ पर है। तो ये भी आपका 2 मीटर हो जाएगा, और ये वाला लेंथ आपको निकालना होगा। तो इन केस आपको बोलेगा कि बिल्डिंग का हाइट कितना है, तो आपको 2 मीटर उसमें ऐड करना होगा। बताओ क्यों? क्योंकि बिल्डिंग तो यहाँ से खड़ा है ना, पुलकित की आंखों के साइड से तो नहीं खड़ा है। समझ में? तो ये सब चीज बेसिक जनरल चीज है जो आप जल्दी से समझ भी जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको खाली दो नई चीजें सीखनी है। ये तो आपकी बेसिक हो गई, क्वेश्चन के हिसाब से आगे चलेंगे धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। अब आपको दो चीज सीखनी है। जब आप जमीन पे खड़े हैं, ठीक है, यहाँ पे आप जमीन पे खड़े हैं, तो आपकी आंखें कहाँ होगी, हमेशा स्ट्रेट देखती रहेंगी, क्योंकि आपको जब कोई काम नहीं है तो आप स्ट्रेट देखेंगे, आप बेमतलब का ऊपर नीचे नहीं देखेंगे। बट आपको ऊपर से आपके दोस्त ने बुलाया, पुलकित सुन इधर, तो मेरी आंखें क्या होगी, फट से ऐसे ऊपर चली जाएगी। तो जब ऊपर जाएगी तो इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन। किसी ने मुझे ऊपर से पुकारा, या ऊपर से कोई प्लेन गया, मुझे देखने का मन किया, तो मैंने हाथ को, सर को ऊपर किया। अब आप इसको वीडियो से भी देख सकते हैं। जैसे देखिए मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मैं स्ट्रेट देख रहा हूँ। ठीक है, मुझे किसी ने ऊपर से बोला ओए पुलकित सुन, तो मैंने ऐसे ऊपर किया, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया। अगर कोई मुझे नीचे से बोलता है कि पुलकित सुन, तो इसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो आप ये भी समझ सकते हैं, इंग्लिश में एक वर्ड होता है एलिवेटर। एलिवेटर को लिफ्ट भी बोला जाता है। ठीक है, तो एलिवेटर लिफ्ट, लिफ्ट आपको ऊपर चढ़ाता है, तो आप एलिवेट कर रहे हैं, ऊपर बढ़ रहे हैं, तो आप ऊपर की तरफ देख रहे हैं। और डिप्रेशन मतलब क्या हो गया, जो आपको नीचे झुकाता है, तो आप नीचे की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, अगर आप इसको कॉन्सेप्चुअली समझे, ठीक है, इधर डायग्राम देखिए, आप अगर इधर कॉन्सेप्चुअली समझे, समझ लीजिए आप यहाँ पर खड़े हैं, ठीक है, आप ऊपर देख रहे हैं, चलिए नीचे देख रहे हैं आप, तो ये हो गया आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये हो गया आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये कोई लाइन नहीं है, ये मेरी आई साइट की रेंज है, मैंने स्ट्रेट बनाने का कोशिश किया था। ये देखिए, ये हो गया आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन। और अगर मुझे सम सॉल्व करना हो, तो ये एंगल तो ट्राइंगल के बाहर है, तो मैं इस एंगल के बराबर कर देता हूं, जो कि आपका क्या बन जाता है, एक्चुअली एंगल ऑफ एलिवेशन। और ये बराबर कैसे हुआ, देखिए ऑल्टरनेट एंगल्स बन रहा है, यहाँ पे देखिए जेड फॉर्म हो रहा है,
इस तरीके से कुछ फॉर्म हो रहा है, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा ना, एंगल ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की तरह, ये इक्वल हो जाएगा। सो आपको ये दो कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना है, और रियल लाइफ में जो भी चीज होता है आप उसी हिसाब से समझिएगा, आपको हाइट एंड डिस्टेंस में कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आपको वो एप्लीकेशन बोला है तो आप बचपन से वो पढ़ते आ रहे हैं, बस प्रॉब्लम ये है कि आपने हाइट एंड डिस्टेंस वर्ड नहीं सुना है, तो आपको लग रहा है आप नया चीज पढ़ रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप ये सब चीज बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, और बस आपको अब इसको एक एक्चुअल वे में पढ़ाई करना है और कुछ नहीं करना। ये देखिए हाइट एंड डिस्टेंस का सम एग्जाम्पल दे रखा है, ये देखिए ये है आपका कुतुब मीनार समझ लीजिए, या इसको लाइट हाउस समझ लीजिए, ठीक है, जो आपको इजी लगे, जैसा आपके बुक में दे रखा हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए इसको मीनार दे रखा है, मीनार, ठीक है ना। तो आप ये देखिए यहाँ पे आप खड़े हैं, और यहाँ पे आप यहाँ से इस मीनार के टॉप को देख रहे हैं, तो ये हो गया आपका एंगल ऑफ एलिवेशन। क्लियर हुआ? इसको आप क्या बोलेंगे? लाइन ऑफ साइट। एक्चुअली में ये लाइन है नहीं, ये आपकी आंखों की रेखाएं हैं जो बिल्डिंग के टॉप तक जा रही है, ठीक है। अब अगर नीचे जाएंगे तो ये देखिए, ये रहा एक और एंगल ऑफ एलिवेशन दिखा दिया, माउंटेन का टॉप देख रहे हैं या फिर गुड्डी उड़ाते हुए किसी को देख रहे हैं। यहाँ पे आप ये यहाँ खड़े हैं, ठीक है, और यहाँ से आप गुड्डी उड़ा रहे हैं, काइट उड़ा रहे हैं, तो काइट उड़ाते वक्त आप काइट पे नजर रखते हैं, तो वो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया, ठीक है। और भी आगे एग्जांपल देख सकते हैं इसके ऊपर, ये देखिए अब यहाँ पे आ गया, यहाँ पे खड़ी है आपकी प्रेमिका और यहाँ पे खड़ा है आप, समझ लीजिए ऑब्जेक्ट नहीं है, ये खड़े हैं आप, तो आपने उसे इशारा किया, तो आप देखें एंगल ऑफ एलिवेशन, और उसने आपको वापस देखा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। अब बॉलीवुड स्टोरी में से ढूंढ सकते हैं, हर बार यही सीन देखने को मिलेगा आपको पुराने जमाने के फिल्मों में, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली कॉन्सेप्ट हो गया हाइट एंड डिस्टेंस का, बेसिक रूल्स का, ठीक है। अब हम लोग इस पर थोड़ा आगे फोकस करेंगे। अब देखिए एग्जाम्पल्स आ गए धीरे धीरे, तो सबसे पहले मुझे दो तीन चीज आपसे डिस्कस करना है कि ये कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स में यूज होता है और कौन कौन से सम ज्यादा फैमिलियर होता है, ठीक है। मैं सब सम बनाने के कॉन्सेप्ट में नहीं जाऊंगा, मैं जाऊंगा कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट के सम्स आते हैं, और अगर आपके पास 10 कॉन्सेप्ट है तो मैं फोकस करूंगा आपको वैसा 6 सिखा दूं कि 4 आप खुद ही समझ जाएं, और वो जो 6 के ऊपर सम्स है वो भी आप खुद ही बना लें। तो ट्रिक कुछ ऐसा ही रखना चाहूंगा जिससे कि आपको और मेरे को समझ में भी आए, समझाना भी मेरे लिए पॉसिबल हो, क्योंकि अगर मैं हर एक सम सॉल्व करने गया तो वीडियो आपके देखने लायक ही नहीं बनेगा। 2-2 घंटा का वीडियो आप क्या करेंगे देख के, आप बोर हो जाएंगे। तो पहले मैं कॉन्सेप्ट्स पे डील करूंगा। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट होता है आपका सन्स एल्टीट्यूड। सन्स एल्टीट्यूड के ऊपर क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं। अब सन्स एल्टीट्यूड के ऊपर क्वेश्चन बिल्डिंग से भी आ सकता है, सन्स एल्टीट्यूड के ऊपर क्वेश्चन बिल्डिंग से भी आ सकता है, ठीक है, बिल्डिंग का एंगल वैंगल चेंज हुआ हो, या फिर सन्स एल्टीट्यूड से आपका और क्या क्या, बिल्डिंग और टावर ये सभी फेमसली आता है सन्स एल्टीट्यूड को लेके, ठीक है। फिर सेकंड आपका आता है ट्री रिलेटेड, ठीक है, ट्री फुल्ली और ब्रोकन, फुल्ली और ब्रोकन, ब्रोकन वाले कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा आते हैं तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद आपका आता है बैंक्स, रिवर वाला, ठीक है, आप रिवर के बैंक पे खड़े हैं। फिर एक मीनार वाला तो हो ही गया, मीनार, ठीक है। उसके बाद लाइट हाउस, शिप्स, एरोप्लेन्स, ठीक है। एरोप्लेन देने का फायदा क्या हो जाता है इसमें ना, आपको स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम के कॉन्सेप्ट्स को भी मिक्सअप किया जाता है। मैथ्स में क्वेश्चन क्या होता है ना, 2-3 पार्ट मिक्सअप हो जाए ना तो टीचर को लगता है मैंने बहुत अच्छा क्वेश्चन दे दिया। क्यों? क्योंकि वो 6 मार्क्स में हाइट एंड डिस्टेंस भी पूछ लिया और बच्चा का क्लास 8 का रिविजन कर लिया, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम का फॉर्मूला याद है कि नहीं इसे। तो अगर आपको वो भी चीज याद रहता है तो टीचर सेटिस्फाइड रहता है कि हाँ बच्चे ने पढ़ाई की, ठीक है। अब अगर आप क्लास 10 में हो के अगर आप 7 का भूल जाएंगे तो टीचर को पसंद नहीं आएगा। तो आप कोशिश कीजिएगा कभी भी आप पेपर उठा के देखिए क्लास 10 का, उसमें 8 और 9 के एलिमेंट्स होंगे, 7 के एलिमेंट्स होंगे, क्योंकि विदाउट दैट सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। तो आपको कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि आप क्लास 10 में पहुंच गए इसका मतलब आपको 10 का ही पूछेगा। 10 का तो आपको पढ़ा दिया जाएगा, बट 10 के पहले का अगर आपको नहीं आता होगा तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आते हैं पहले समझ में। जब भी आप हाइट एंड डिस्टेंस करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट ये होना चाहिए कि अगर आप डायग्राम परफेक्टली बना पाते हैं, इफ यू आर गुड एट मेकिंग डायग्राम करेक्टली कॉन्सेप्चुअली, मतलब ऐसा नहीं कि एकदम अच्छा सा खूबसूरत सा डायग्राम, वैसा कुछ नहीं, डायग्राम सही सही डायग्राम बनाना है। मतलब अगर आपको टावर बनाना है ये भी चलेगा मेरे लिए, ए बी हो गया टावर, बी सी हो गया डिस्टेंस फ्रॉम द टावर ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये भी चलेगा।
बट डायग्राम करेक्ट बनना चाहिए, मतलब जो क्वेश्चन में दे रखा है उसका पिक्चराइजेशन सही होना चाहिए, वरना आंसर गलत आ जाएगा और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। और जैसे आप डायग्राम बना लेंगे, कॉन्सेप्ट बहुत ईजी है, कॉन्सेप्ट बहुत ईजी, आपको खाली डायग्राम पे फोकस करना है, ठीक है। कोशिश करिएगा कि ये आपको चीज नहीं दिख रही है, ठीक है। अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड, ये एक टावर है, ठीक है, वर्टिकली नहीं बन पाया मेरे से। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, ये 15 मीटर है, ये इसका फुट हो गया ना टावर का। The angle of elevation of the top of the tower is found to be 60 डिग्री, ये कितना डिग्री दे रखा है, 60 डिग्री। अब देखिए आप लैंग्वेज कैसे समझेंगे कि ये क्या दे रखा है, ध्यान दीजिए, ये देखिए फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ये रहा आपका पॉइंट, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड ए विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, ये देखिए विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, विच इज 15 मीटर अवे, ये रहा 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, ठीक है ना। तो ये आपका क्वेश्चन पढ़ने का तरीका हो गया। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, ये आपका टॉप ऑफ द टावर, इसको बी ले लीजिए और इसको सी ले लीजिए, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी हो गया ए बी सी, और ये आपका 60 डिग्री दे रखा है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हमको ये निकालना है, ठीक है। तो अब आपको सोचना है कि इसको निकालने के लिए ट्रिगोनोमेट्री का क्या काम है। अभी तक तो हम ट्रिगोनोमेट्री वर्ड ही नहीं सुने, हम तो खाली हाइट एंड डिस्टेंस के नए नए कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। तो ट्रिगोनोमेट्री यहाँ पे क्या काम आएगा, आप नोटिस कीजिए, आपको निकालना है ये। तो सबसे पहले आप यहाँ पे थोड़ी ज्ञान की बातें लिखेंगे, क्या क्या, BC is the tower, A is a point on the ground। ये थोड़ा आपको एक्सप्लेन करना होगा कि डायग्राम है क्या चीज का, ये आपको हर हाइट एंड डिस्टेंस के सम में मिलेगा। अगर आप नहीं बना पाएंगे, ये चीज नहीं लिख पाएंगे, तो टीचर इसके ऊपर आपका मार्क्स काटेगा, और बोर्ड के टीचर्स तो जरूर मार्क्स काटेंगे, ठीक है। आप ये क्या बनाए, आप ये क्यों बनाए, मुझे बताइए जरा, ये आपको एक्सप्लेन करना होगा। यहाँ पे AC is the distance from the object to the foot of the tower, ठीक है। सो आई थिंक सो आपको ये दिख नहीं रहा होगा मेरे चेहरे के कारण, ये देखिए मैं क्वेश्चन छुपा दिया हूं, अब मेन फोकस है आपके आंसर्स पे, ठीक है। तो ये आपका एक्सप्लेनेशन हो गया। अब आप यहां पे लिख सकते हैं इन ट्राइंगल ABC। अब अगर आप ABC ट्राइंगल में देख रहे हैं, तो आपको अगर ये अननोन वैल्यू निकालना है, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं आपके पास तीन चीजें हैं, ठीक है, ये तीन चीजें, एक x है, एक y है और एक z है। तो इन तीनों में अगर आपको एक वैल्यू अननोन निकालना है, तो आपको ये दोनों का वैल्यू पता होना चाहिए। अगर आप दो अननोन ले लेंगे तो आप एक तो वैल्यू निकाल नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इन ट्राइंगल ABC ये एक अननोन है, ये एक नोन है और ये एक नोन है। तो आप बताइए, अगर ये एंगल है आपका, ये थीटा है आपका, तो इसमें और इसमें क्या रिलेशन है, ध्यान से सोचिए, इसमें और इसमें क्या रिलेशन है, इसमें और इसमें ये रिलेशन है कि BC बाय AC इज इक्वल टू tan 60 डिग्री, BC बाय AC इज इक्वल टू tan 60 डिग्री। दिख रहा है आपको ये चीज, ध्यान दीजिए, ये एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है, बेस। तो BC बाई AC क्या हो जाएगा, tan 60। अब आपको BC का वैल्यू नहीं पता, BC का वैल्यू कितना है, x, और AC का वैल्यू है 15, और tan 60 डिग्री होता है √3। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 15 रूट, x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 15 √3 क्रॉस मल्टीप्लाई करने से। अब देखिए यहाँ पे बुक में भी आंसर यही दे रखा है, तो आपको लेंथ तो मिल गया 15 √3। अब इसमें आप दो तीन चीज कर सकते हैं। आपको क्या क्या चीज याद रखना होगा, √2 का वैल्यू कितना होता है, 1.414, एंड √3 का वैल्यू होता है 1.732। ये आपको याद करना होगा, और चिंता मत करिए, हर बार यूज कीजिएगा, याद हो जाएगा, ठीक है। अब आपको बताते हैं एग्जाम फॉर्मूलाज के हिसाब से। इनके जैसे आप इस क्वेश्चन में देख रहे हैं, यहाँ पे कोई मेंशनिंग नहीं है कि आपको √3 का वैल्यू क्या लिखना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे √3 का वैल्यू कुछ लिखने बोला नहीं है क्वेश्चन में, तो आपको यूज नहीं करना है, इसलिए यहाँ पर भी इन्होंने 15 √3 पे छोड़ दिया। एग्जाम में आपका ये फोकस रहना चाहिए कि अगर आप √3 यूज कर पाते हैं तो आप उसे यूज कर लें, ठीक है ना, क्योंकि बहुत ईजी रहेगा। जैसे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप अगर सेकंड वाला देख रहे हैं,
तो ये देखिए यहाँ पे √3 का वैल्यू ये लोग ने दे दिया है, यूज √3 एज 1.73। क्यों इन्होंने बोला? क्योंकि इनको लगता है कि 1.73 यूज करने से मेरा वैल्यू थोड़ा अच्छा आ जाए। तो आप इसी हिसाब से फोकस करके, नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिशियन हैज टू रिपेयर इट। तो ये यहाँ पे क्या रख रहा है? CD रख रहा है। तो CD कितना डिग्री पे रखना चाहिए कि ये यहाँ पे इस इलेक्ट्रिक पोल पे इसका हाथ पहुंच जाए, ठीक है। अब अगर ये इसको और इंक्लाइन करेगा तो गिरने का डर रहेगा, और या फिर इसको ये और ऐसे नीचे कर देगा तो ये इलेक्ट्रिक पोल तक नहीं पहुंच पाएगा। ये 30 डिग्री हो गया आपका, तो 60 डिग्री पे बेसिकली रखा जाता है, ठीक है ना। मतलब सोचिए, अगर आपको इलेक्ट्रिशियन भी बनना है इस जिंदगी में तो आपको हाइट एंड डिस्टेंस आना चाहिए, वरना आप CD कैसे प्लेस करेंगे ये आपको नहीं आएगा, और आपको गिरने का डर कहाँ रहेगा कहाँ नहीं रहेगा ये भी नहीं समझ में आएगा। तो हर चीज इतनी आसान नहीं है, हर चीज के लिए कुछ ना कुछ आना। अगर आप इस आदमी से जाके पूछेंगे, अगर ये क्लास 10 भी नहीं पढ़ा होगा फिर भी उसको हाइट एंड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट आता होगा। क्यों? क्योंकि ये उसका काम है, तो ये खाली वही चीज सीख लिया होगा, बस उसको नाम नहीं पता, ठीक है। जैसे अगर आप हाई टाइड और लो टाइड का बात करें तो आपसे अच्छा और कोई भी पढ़ा लिखा इंसान से अच्छा हाई टाइड लो टाइड आपको कौन बता पाएगा? एक आदमी जो नाव चलाता है, क्योंकि वो उसका डेली का काम है। आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिशियन वाला सम आई थिंक सो आप कर पाएंगे, तो मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, ठीक है। अब ये देखिए, जो मैं आपको बता रहा था, ये देखिए लड़की का हाइट इंक्लूड हुआ है। एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर्स अवे फ्रॉम अ चिमनी। चिमनी मतलब आपका जहां से धुआं निकलता है फैक्ट्रियों का, ठीक है। तो ये जो लेंथ है ये कितना है? 28.5 देखिए दे रखा है ना, 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आईज इज 45 डिग्री। ये 45 डिग्री दे रखा है। तो आपको ये हाइट ऑफ द चिमनी निकालना है, तो पहले आप कौन सा हाइट निकालेंगे? ये देखिए यहाँ पे डायग्राम बनाता हूँ मैं, ये आपका चिमनी का हाइट है, नहीं, चिमनी का हाइट ये है। यहाँ पे लड़की खड़ी है 1.5 मीटर की और ये 28.5 है और ये 45 डिग्री है। तो अगर आप ट्रिगोनोमेट्री यूज करेंगे तो ये भी 28.5 आएगा, जो इसका राज आप खुद सॉल्व करके देखेंगे। और ये आपका 1.5 है, तो चिमनी का हाइट 30 मीटर हो जाएगा। अब स्टूडेंट लोग को ये सम क्यों दिया जाता है? क्योंकि स्टूडेंट लोग सोचते हैं कि यही मेरा आंसर हो गया है, बट ये आपका आंसर है नहीं। आपको ये ऐड करना होगा, क्योंकि चिमनी जमीन पर है, हवा पे नहीं है। ये बच्ची यहाँ पे खड़ी है, इसका मतलब यहाँ पे चिमनी तो यहाँ से खड़ा नहीं होगा ना, चिमनी तो यहाँ पे खड़ा होगा। तो ये आपका जनरल नॉलेज के हिसाब से कितना मीटर हो जाता है? 30 मीटर हो जाता है। तो आपको बस शो करना होगा कि आप क्यों यहाँ पे 1.5 ऐड कर रहे हैं, जो कि आप रीजन में लिख सकते हैं, ठीक है। वैसे उसी प्रकार के सम्स आते हैं। अब आगे ये देखिए, ये वाला जो सम्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला अपने सॉल्व करेंगे, ठीक है। इस टाइप के सम्स आपके सन्स एल्टीट्यूड के हिसाब से भी आते हैं, अगर वो मुझे मिलेगा तो मैं वो भी कराऊंगा। From a point P on the ground, the angle of elevation of the top of a 10 meter tall building is 30 degree. So अब यहाँ पे अगर डायग्राम देखते हैं, ये मैं यहाँ से बनाना चाहूंगा। ये देखिए, ये आपको क्या दे रखा है? From a point P on the ground, the angle of elevation of the top of a 10 meter tall building is 30 degree. सब कुछ दे दिया इन्होंने। PQR ले लेते हैं, इससे ज़्यादा इजी रहेगा। A flag is hoisted on the top of the building. यहाँ पे देखिए एक झंडा लहरा रहा है अपने हिंदुस्तान का, ठीक है। यहाँ पे चक्र बना देते हैं जितना अच्छा मैं बना पाऊंगा। A flag is hoisted at the top of the building and the angle of elevation of the top of the flagstaff is 40 degree. मतलब ये जो फ्लैग दिख रहा है मुझे यहाँ पे, ये आपका 30 डिग्री की जगह 45 डिग्री है, ठीक है। उतना अच्छा नहीं बन पाएगा, बट आप समझने लायक है ये चीज़, ठीक है। थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूँ पेज। हाँ, ये देखिए, तो यहाँ पे आपका हिंदुस्तान का झंडा है। तो आप जब बिल्डिंग के टॉप को देख रहे हैं तो ये 30 डिग्री है, बट जब फ्लैग के टॉप को देख रहे हैं, फ्लैग के टॉप को फ्लैग स्टैफ बोलते हैं, वो 45 डिग्री है। फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टैफ एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट P। मतलब मुझे इसका भी डिस्टेंस निकालना है और इसका भी डिस्टेंस निकालना है, ये दोनों का वैल्यू मुझे निकालना है, ठीक है ना। अब आपको फोकस करना है कि आप कैसे आंसर की तरफ पहुंचेंगे, ठीक है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होता है कि आप आंसर कैसे निकालना चाहेंगे, ठीक है। अगर आपको ये 10 दे रखा है, ठीक है, आप इसके मदद से ये x निकाल सकते हैं। और एंगल कौन सा यूज होगा? ये वाला। तो अगर आप ध्यान से देखते हैं तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस। सो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 10/x। तो x कितना हो जाएगा? 10/1/√3, दैट इज 10√3 मीटर। तो ये आपका डिस्टेंस हो गया। अब अगर आप इसको चाहे तो 1.732 दे रखा है, हाँ, तो आपका x का वैल्यू कितना हो गया? 10 × 1.732।
तो ये कितना हो गया 17.32 मीटर। तो ये आपका हो गया डिस्टेंस फ्रॉम द बिल्डिंग, डिस्टेंस फ्रॉम द टॉल बिल्डिंग। अब देखिए यहाँ पे टॉल बिल्डिंग लिखा है तो आपको सिग्निफाई भी टॉल बिल्डिंग करना होगा। तो बिल्डिंग और पी पॉइंट के बीच में डिस्टेंस है 17.32 मीटर। ठीक है, अब अगर आपको ये मिल गया 17.32, इसको आप 10√3 भी लिख सकते हैं, तो वो यूज करेंगे तो अच्छा रहेगा, या तो दोनों यूज कर सकते हैं, जैसा आपको सब में रिक्वायर होगा वो मैं आपको गाइड कर दूंगा। तो अब देखिए, अब आपको ये पूरे बिल्डिंग का लेंथ निकालना है, ठीक है ना। तो आप वो कैसे निकालेंगे, देखिए अगर हम ये एंगल 45 डिग्री लेते हैं तो ये और आपका क्या हो जाएगा tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू, ऊपर वाले को y ले लीजिए, y प्लस 10 डिवाइडेड बाय 17.32। तो tan 45 कितना होता है 1 इंटू 17.32 इज इक्वल्स टू y प्लस 10। सो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 7.32। तो फ्लैगस्टेफ का कितना हो जाएगा 7.32, 7.32। अब अगर आप इसको रूट में भी रखना चाहे तो रूट से भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, बट उसे थोड़ा आंसर गंदा लगेगा, इसलिए मैं वो यूज करना नहीं चाहता। अगर आप आगे बढ़ते हैं तो सम का आंसर आप यहाँ देख सकते हैं। ये देखिए, डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट P 17.32 एंड आगे पेज में दे रखा है एंड द फ्लैगस्टेफ इज 7.32 मीटर। ये टाइप के सम आपके कॉमनली पूछे जाते हैं, ठीक है। ये वाला सम इंपॉर्टेंट है, इस पे जरूर ध्यान दीजिएगा। वैसे ही शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन व्हेन इट इज 60 डिग्री। ये वाले क्वेश्चन भी आपके डैम इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसको डिस्कस करेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन। वो वाला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। यहाँ पे देखिए द शैडो ऑफ अ टावर, यहाँ पे सूरज बना लीजिए क्योंकि इन्होंने सूरज नहीं बनाया यहाँ पे, क्योंकि देखिए अगर आपका शैडो इस तरफ आ रहा है तो सूरज इस तरफ है, अगर उल्टा डायग्राम होता जो जिस तरीके से मैं बनाता हूँ तो आपका सूरज इस तरफ होता। चलिए, on a level ground the shadow of a tower standing on a level ground is found to be 40 meter longer when the sun's altitude is 30 degree then when it is 60 degree। सबसे पहले जी आप डिसाइड करेंगे कि ये 30 डिग्री है कि ये 60 डिग्री है। कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा, जितना आप स्ट्रेट लाइन के करीब आते जाएंगे उतना एंगल आपका बढ़ते जाएगा, करीबी और एंगल दोनों साथ में बढ़ता है, और जितना आप दूर जाएंगे तो एंगल उतना कम होते जाएगा। तो दूर वाले एंगल को 30 डिग्री रखेंगे, पास वाले एंगल को 60 डिग्री रखेंगे। इन केस अगर आप नहीं भी समझ पाते तो ये ट्रिक को आप अपना सकते हैं। अगर आप स्ट्रेट लाइन के करीब हैं तो आपका एंगल ज्यादा होगा, और अगर आप स्ट्रेट लाइन के दूर है तो आपका एंगल कम होते जाएगा। क्लियर रहेगा ये पॉइंट, स्ट्रेट एंगल के करीब तो एंगल ज्यादा, स्ट्रेट एंगल से दूर तो एंगल कम। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है, when the sun's altitude is 30 डिग्री then when it is 60 डिग्री। मतलब ये चेंज हुआ 30 डिग्री से 60 डिग्री, तो कितना हो गया 40। इनकेस अगर ये 60 से 30 बोलता तो भी ये 40 ही माना जाता। ये देखिए 40 मीटर दे रखा है। ऑन ए लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर। 40 मीटर लॉन्गर मतलब ये बढ़ गया, अगर यहां से यहाँ का 40 मीटर होता तो इसका लैंग्वेज कुछ और होता। तो अब हमें क्या निकालना है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ये तो अब इसको निकालने के लिए जो हमें बुद्धि लगाना होगा, उस पर ध्यान देना होगा, बहुत ट्रिकी हो जाता है ये कभी कभी। तो सबसे पहले हम 30 डिग्री की मदद लेंगे। तो 30 डिग्री के हिसाब से tan 30 डिग्री कितना हो जाएगा x बाय 40 प्लस y। मैंने इसको y ले लिया, तो ये हो जाएगा 1/√3। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 40 प्लस y बाय √3। अपने को निकालना है x का वैल्यू, तो y को रखना चाहिए इस तरफ, अपने गलती कर रहे हैं। x√3 माइनस 40 इक्वल्स टू y। देखिए आपको निकालना है हाइट ऑफ द टावर है खाली, तो हाइट ऑफ द, एक काम करते हैं इस सब में दोनों निकालते हैं, अपने बुक एक दे रखा अपने दोनों निकालते हैं। x√3 माइनस 40 इक्वल्स टू y, इसको इक्वेशन 1 ले लेंगे। दूसरा जो अपने पास है वो क्या है tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू x बाय वाई, ठीक है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो √3 इज इक्वल्स टू x बाय वाई और y√3 इज इक्वल्स टू x, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इन केस इस क्वेश्चन को समझने के लिए क्या कर सकते हैं, ये वाले क्वेश्चन को यूज कर सकते हैं। x इक्वल्स टू यहाँ पे भी है, x इक्वल्स टू यहाँ पे भी है, तो ये दोनों इक्वल हो गया, इक्वेशन 2। तो दोनों जब इक्वल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 40 प्लस y√3 इज इक्वल्स टू y√3। सो 40 प्लस y कितना हो जाएगा 3y, √3 इंटू √3, तो 40 कितना के बराबर हो जाएगा 2y। सो y कितना हो जाएगा 20।
तो y कितना हो जाएगा 20, तो ये हो गया आपका 20। और अगर आप यहाँ पे पुट कर दें y इक्वल्स टू 20, तो x कितना आ जाएगा 20√3। अब अगर आप इसको चेंज करना चाहे 1.732 से इंटू करके, तो ये आ जाएगा 34.64। धीरे धीरे आपको क्या होगा, ये सब याद हो जाएंगे कैलकुलेशन, धीरे धीरे आपको क्या होगा, कैलकुलेशंस याद हो जाएंगे। ये देखें, हाइट ऑफ द टावर इज 20√3। तो मैंने यहाँ पे y का वैल्यू जो 20 निकाला है वो आपका किसके लिए एप्लीकेबल है, BC के लिए। इस डायग्राम के हिसाब से देखेंगे तो ये BC के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, और हाइट ऑफ द टावर तो आप देख ही पा रहे हैं, हाइट ऑफ टावर आपका AB है, AB कितना आ गया 34.64। तो आप इस तरीके से सारे सम को कैप्चर कर सकते हैं, इसमें कॉन्सेप्चुअली कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आ जाते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन के टाइप के सम्स में। आज हम लोग सिर्फ एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। तो आपके एग्जाम्पल्स कितने हैं, आई थिंक सो 9 या 10 एग्जाम्पल्स हैं, 7 एग्जाम्पल्स हैं, और जो बाकी बचेगा वो हम लोग एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग। ओके, अच्छा क्वेश्चन है। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ द बिल्डिंग। मतलब हम लोग एक बड़े टावर पे खड़े हैं, क्योंकि अगर हम दोनों जगह पे डिप्रेशन देख रहे हैं, तो यहां से अगर हम टॉप को देख रहे हैं तो भी डिप्रेस्ड है, और जब बॉटम को देख रहे हैं तो भी डिप्रेस्ड है। तो डायग्राम कुछ ऐसा दिखेगा। मतलब ये है आप 5 तल्ला वाली बिल्डिंग में, और ये आप 2 तल्ला वाली बिल्डिंग में। आप वहां से ऊपर टहलने गए हैं शाम को, इवनिंग वॉक, इवनिंग एयर के लिए, थोड़ा सा फ्रेशनेस के लिए। तो आपने यहाँ से इस बिल्डिंग के टॉप को देखा और इस बिल्डिंग के बॉटम को देखा। ये रियल लाइफ एग्जाम्पल है, ठीक है, तभी मैं आपको रियल लाइफ से रिलेट कर रहा हूँ। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप, तो पहले टॉप है तो पहले हो गया 30 डिग्री, ये कितना हो गया 30 डिग्री, और फिर बॉटम को देखा तो ये हो गया 45 डिग्री। अब थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, ये वाले लाइन को अपने मन से बना देंगे। तो अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा, और अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री होगा। वाई? बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अब आगे बढ़ते क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पे दे रखा है 30 एंड 45। फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स। और कुछ हमें हिंट भी नहीं दे रखा है, तो हमें निकालना है फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग। ओके, तो ये आपका मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग है MSB, और ये आपका डिस्टेंस हो गया, और ये आपका टॉल बिल्डिंग हो गया। टॉल बिल्डिंग का हाइट दे रखा है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन of the top and bottom of an 8 meter tall building from the top of a multi-storied building। चलिए मैंने भी गलत समझा, multi-storied building यहाँ पे, ये आपका multi-storied building है और ये आपका tall building है। उस tall building का height है 8, तो इसको हम 2 हटा देते हैं, क्यों लिखे पता नहीं। ये आपका height है 8, ठीक है, इस 5 को भी हटा दीजिए। वापस से क्वेश्चन को समझते हैं। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग। मतलब ये आपका मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग है, ये आपका मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग है। यहाँ पे आप खड़े, यहाँ से आपने एक टॉल बिल्डिंग का टॉप और बॉटम को देखा, ठीक है ना। तो ये आपका एंगल दे रखा है, तो ये आपका मल्टी स्टोरेड है, ये टॉल बिल्डिंग है, इसका हाइट दे रखा है 8 मीटर टॉल, ठीक है। अब आप देखिए इससे क्या क्या हिंट निकाल सकते हैं और कैसे कैसे सम सॉल्व कर सकते हैं। इसको मेंशन कर देते हैं, ये है A, ये है B, ये है C, ये है D, ये है E। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फॉलो कीजिएगा। अब देखिए BCED क्या है, BCED क्या है, एक तरह का पैरेललोग्राम है। इसका मतलब BC इज इक्वल्स टू ED एंड BE इज इक्वल्स टू CD। अब आप ये मत पूछिएगा कि ये जरूरी है, ये जरूरी है। आप बिल्डिंग जब कंस्ट्रक्ट करते हैं रास्ता में, तो बिल्डिंगें ऐसे ही कंस्ट्रक्ट होती है, एक बिल्डिंग टेढ़ी या एक बिल्डिंग ऐसे, एक बिल्डिंग वैसे, ऐसे नहीं होती है, सब ऐसे स्ट्रेट ही खड़ी रहेंगी, ठीक है। तो अगर आपका 2 तल्ला से दूसरे 2 तल्ला का बिल्डिंग का डिस्टेंस जितना है, वो हर एक फ्लोर के लिए लागू जरूर होगा, ये आपको मान के चलना है। बहुत रेयर केस में होगा कि कोई बिल्डिंग के बीच का गैपिंग हर एक फ्लोर के लिए अलग हो, ये बहुत ही रेयर है। इसका मतलब बिल्डिंग धीरे 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 बाहर की तरफ जा रहा है या धीरे धीरे अंदर की तरफ आ रहा है, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। या तो फिर एक बिल्डिंग गिर ही जाएगा। अगर एक ऐसे खड़ा है और ये वाला थोड़ा ऐसे खड़ा है, सोचिए, आप इमेजिन कीजिए बिल्डिंग ऐसे खड़ा, तो ये वाला चीज का रीजनिंग आपको देने का ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। हाँ, ये हो सकता है कि ये स्क्वायर ना हो, ये रेक्टेंगल दिखे,
बट रेक्टेंगल भी है तो ऑपोजिट साइड्स तो इक्वल होंगे, तो अपने श्योर है। तो अगर ये 8 मीटर टॉल है, बी सी इक्वल्स टू ए डी, ई डी इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, 8 मीटर, तो ये आपका बिल्डिंग का हाइट हो गया, ठीक है। बट मुझे तो पूरा एसी का हाइट चाहिए, तो उसके हेल्प से मैं क्या क्या कर सकता हूँ वही देखता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, ये 8 है, ये अगर आपका 8 है, और क्या हिंट है, और कोई हिंट नहीं है, तो इसे मैं x ले लेता हूँ, ठीक है, इसे मैं x ले लेता हूँ, और ये है आपका 8। तो अगर मैं देखूँ tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू हाउ मच, tan 45 डिग्री इक्वल्स टू AC बाई सी डी इज इक्वल्स टू 8 प्लस एक्स बाय y ले लेते हैं इसको, ठीक है। तो AC बाई सी डी, tan 45 तो 1 होता है, तो 8 प्लस एक्स इक्वल्स टू y हो जाएगा आपका, इसका मतलब y माइनस एक्स इक्वल्स टू 8, ये एक इक्वेशन आ गया अपने पास, ठीक है। और y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 8 प्लस एक्स, तो मैं यहाँ पे 8 प्लस एक्स लिख भी सकता हूँ क्योंकि मुझे काम है। अब अगर ये 8 प्लस एक्स है तो ऊपर वाला भी 8 प्लस एक्स होगा, है कि नहीं, ऊपर वाला भी 8 प्लस एक्स होगा। आगे बढ़ते हैं इस डायग्राम में, ये हो गया आपका ट्राइंगल ए सी डी। अब आते हैं ट्राइंगल ए बी ई में। सो tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू ए बी बाय बी ई, tan 30 होता है 1/√3, ए बी आपका x है और बी ई आपका 8 प्लस एक्स है, ठीक है। तो अब आपका मेन सम सॉल्व हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 8 प्लस एक्स इक्वल्स टू x√3 और 8 इज इक्वल्स टू x√3 माइनस 1, ठीक है। अब आपको रैशनलाइजेशन करना होगा, ठीक है ना, तो मैं थोड़ा जगह लेना चाहूँगा, नीचे जा रहा हूँ, शिफ्ट हो रहा हूँ, ऊपर की पार्ट मिस हो जाएगी थोड़ी। तो ये देखिए x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 8/√3 माइनस 1, तो रैशनलाइज करेंगे तो कितना हो जाएगा, √3 प्लस 1। √3 का वैल्यू नीचे मत ओपन करिएगा, नहीं तो बहुत सारा डेसिमल प्लेस आ जाएगा जो आप संभाल नहीं पाएंगे। डेसिमल प्लेस कोशिश करिएगा हमेशा न्यूमरेटर पार्ट में रखिएगा, तो आपके लिए और मेरे लिए अच्छा रहेगा। 8 इंटू √3 प्लस 1, नीचे रैशनलाइज होकर क्या हो जाएगा, 3 माइनस 1, दैट इज 8, 1.732 प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 2, ये से कट जाएगा 4, 4 इंटू 2.732 दैट इज इक्वल्स टू, अगर आप इंटू करते हैं तो ये हो जाएगा 5.464, और दूसरी बार इंटू करेंगे 10.928, इसका मतलब x का वैल्यू कितना हो गया, 10.928। अब ऊपर वाले डायग्राम पे चलते हैं, तो ये हो गया आपका x का वैल्यू आ गया 10.928, x का वैल्यू कितना आ गया 10.928। वापस से चेक कर लेते हैं मैंने कुछ गलती वलती नहीं की है, तभी अच्छा रहेगा, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यूज़ मैंने सब सही यूज़ किए हैं, 8 प्लस एक्स को y लिया है, ठीक है। तो आपका x का वैल्यू कितना आ गया 10.928, तो अगर आप ध्यान से नोटिस करें तो 8 प्लस 10.928 ये किसका वैल्यू हो जाएगा, ये आपका हाइट हो जाएगा, दैट इज ये आपका ये वाला हाइट हो जाएगा 18.928, और यही आपका डिस्टेंस भी हो जाएगा क्योंकि दोनों सेम है, 18.928। अब आगे चलेंगे तो आपको आंसर्स मिल जाएंगे। देखिए बुक वाले ने भी यही किया है और कोई ऑप्शन किसी के पास नहीं है। हाँ, इन्होंने ये वैल्यू पुट नहीं किया, आप वैल्यू पुट करके देखेंगे तो यही आएगा। चलिए ये भी करके देख लेते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 4.732, 4.732 इंटू 4 कीजिए, 8, 3 4 12, 1 कैरी, 7 4 28, 1 कैरी, 9, 2 कैरी, 4 4 16, 16 प्लस 2 18, ठीक है। तो इन्होंने √3 को ओपन नहीं किया, आप √3 को ओपन करेंगे ताकि आप आंसर को निकाल सकें, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये सब टाइप के सम को सॉल्व करते हैं, ठीक है। और ये सब टाइप के सम एग्जाम्स में आते भी हैं, ठीक है। ये देखिए ब्रिज वाला क्वेश्चन जो है ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज के साथ डिस्कस करेंगे। ब्रिज वाला क्वेश्चन, प्लेन वाला क्वेश्चन, इन केस आप नोटिस कर सकते हैं अगर प्लेन वाला क्वेश्चन नहीं होगा तो मैं आपको अलग से कराऊंगा। ये देखिए हॉट एयर बलून वाला क्वेश्चन भी है, यहाँ पे देखिए पक्का डिस्टेंस पूछेगा, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। तो ये डिस्टेंस जो है ये स्पीड से रिलेटेड होगा, देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं स्पीड दे रखा होगा, स्पीड का क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है, इसमें पक्का ही आता है, नहीं होगा तो मैं एडअप करवाऊंगा क्वेश्चन। तो चलिए आज के क्लास के लिए आपका इतना ही। आप पहले हाइट एंड डिस्टेंस के एग्जांपल्स को देखिए, सोचिए हर एक एग्जांपल को एक्सप्लेन करना ही पड़ा मुझे, 7 एग्जांपल था उसमें से मैंने 5 आपको एक्सप्लेन नहीं किया, ठीक है। सो इस पे हम लोग फोकस रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका और एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे,
जिसमें कि आपको और कॉन्सेप्ट्स क्लियर कराएंगे। होप ये क्लास आपके लिए लाभदायक रहा हो। फ्यूचर में और क्लासेस भी मैं लेकर आऊँगा। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब्बा खैर, सायोनारा।